Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. If you are new to my channel, you can subscribe it now. I'm your instructor Bisma Shahid. आज हम बात कर रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 11 की, दैट इज़ बायोएनर्जेटिक्स. इसमें हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कैरी ऑन वाइटल एक्टिविटीज़. ये वाइटल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं रनिंग और वॉकिंग, स्विमिंग, आईलिड को ओपन करना, क्लोज करना, मूवमेंट ऑफ हैंड, आउटडोर एक्टिविटीज़ और जिम्नास्टिक. इस तरह की जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को यूज़ करते हैं, दे रिक्वायर एनर्जी. This energy is provided from within the cell by the phenomena of respiration. ये एनर्जी हमारे पास बनती है सेल के अंदर by the phenomena of respiration. Respiration एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसे कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन. ये है हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. इसकी डाइजेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शुगर मॉलिक्यूल दैट इज़ इन सिंपलर फॉर्म. अब ये सिंपलर फॉर्म फर्दर जाएगी एक सेल के अंदर और यहाँ पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी को बनाएगी. वो एनर्जी बॉडी यूज़ करेगा फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. अब हमारे पास रेस्पिरेशन की दो टर्म्स आती हैं, दैट इज़ फर्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग भी कहते हैं. इसके अंदर हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, यानी ब्रीथ इन ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. इसी तरह से हमारे पास सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इसमें भी ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे हैं सेल के अंदर और निकाल रहे हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को. इसी तरह से अगर हम देखें तो मसल के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज के अंदर जाएगा ऑक्सीजन और दोनों मिलकर बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बनेगा एटीपी. एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, यानी जो सेल के अंदर एनर्जी यूज़ होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट. अब यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस दोनों तरह से कंटिन्यू हो सकता है, in the presence of oxygen और in the absence of oxygen. अब अगर हमारे पास पायरुवेट बन गया है, इसके बाद अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट इनटू क्रेब्स साइकिल और उसी से कंटिन्यू होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अगर हमारे पास किसी भी वजह से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है सेल में तो पायरुवेट एनारोबिकली कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इनटू लैक्टिक एसिड और अल्कोहल. यहाँ पर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोसोल में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के सॉल्यूशन में. सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इसकी फर्दर 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, देन वी हैव पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन. उसके बाद ये एंटर होता है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल में. और लास्ट स्टेप है रेस्पिरेटरी चेन. फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पर हमें दिखाया गया है एक सेल जिसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोसोल हमारे पास ये सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ येलो इन कलर. अब हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप होता है साइटोसोल में. साइटोसोल में हमारे पास होगी ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पर ग्लूकोज का कन्वर्ट किया जाएगा इनटू पायरुविक एसिड.
अब हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इसके नतीजे में एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का। ये है हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर बाकी के प्रोसेसेस होंगे लाइक क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ दिखाई दे रहा है। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंपलर फॉर्म। उसके बाद ये चला जाएगा सेल में। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन सेल में जाएगी उसके साथ मिलकर हमारे पास होती है रेस्पायरेशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के नतीजे में हमारे पास बनता है एटीपी, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस हमारे पास ग्लूकोज के वर्ड से और लाइसिस का मतलब है टूटना। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है जब तक उससे पायरुविक एसिड नहीं बन जाता। ग्लाइकोलिसिस कैन टेक प्लेस बोथ इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिकली और एरोबिकली दोनों तरह से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस हो सकती है। The end product of glucose breakdown is pyruvic acid. ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन शुगर है, ये कन्वर्ट होता है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जो कि हमारे पास एक 3 कार्बन शुगर है। इसके अलावा ATP, NAD और डिफरेंट एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की साइकिल। इसमें फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें हमारे पास ये 6 कार्बन शुगर है विद द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। ये है ग्लूकोज जो कि इसके फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एनर्जी का, दैट इज ATP। ये यूज़ होगा और इसके अंदर से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल हमारे पास आकर अटैच होगा ग्लूकोज के साथ एट द पोजीशन 6, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ATP का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज भी हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है, एक सिंपल शुगर है, जिसका हमारे पास बस ये डिफरेंस है ग्लूकोज से कि ये है एक कीटो शुगर। इसमें हमारे पास कीटोन कंपाउंड आता है, जबकि ग्लूकोज हमारे पास एक एल्डिहाइड शुगर है। दूसरा इसका फ़र्क ये है कि ये हमारे पास हेक्सागोन स्ट्रक्चर में आता है, जबकि फ्रुक्टोज हमारे पास एक पेंटोज शुगर की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसके 6 मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट अटैच है, ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट। अब हमारे पास ये जो फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हुआ, जिसमें ATP की एडिशन होती है। ATP ये वाला जब इसके अंदर एंटर होगा तो यहाँ पर एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाएगा पोजीशन 1 पर। इस पोजीशन 1 की वजह से हम इसे कहेंगे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, या फिर हम इसे कहते हैं बिसफॉस्फेट। 2 इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास ये फेस आती है जिसमें ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक है हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें हमारे पास डिफरेंसिव पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन 1 है जिस पर फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच है, जबकि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इसकी पोजीशन है 3। जबकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमारे पास एक कीटोन है और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एल्डिहाइड है। ये दोनों आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन कर सकते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा एनर्जी प्रिपरेटरी फेज में कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में रिवर्सिबल हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टेज 2 दैट इज़ एनर्जी कंजर्विंग स्टेज। इसमें हमारे पास एनर्जी बनेगी यानी कि एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। स्टेप 5 जब स्टेप 6 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आकर इसमें अटैच होगा और साथ में NAD पॉजिटिव। इस फॉस्फेट ग्रुप ने आकर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर अटैच होना है और इसलिए ये बना देगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल NAD के कन्वर्ट होंगे इनटू NADH। NADH को इग्नोर नहीं करना है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक NADH कन्वर्ट हो सकता है इनटू 3 ATP मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर हमारे पास दो NADH के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 7 जिसमें 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर हमारे पास एडिनोसिन डाईफॉस्फेट था जिसमें ये फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होगा और ये दोबारा से ट्राईफॉस्फेट बना देगा। अब ट्राईफॉस्फेट हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ पर हम गौर कर सकते हैं कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स और जनरेट हो चुके हैं। इसके बाद आता है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो कि स्टेप 8 में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर फॉस्फेट की पोजीशन सिर्फ चेंज हुई है, जाकर ये कार्बन नंबर 2 पर अटैच होगा और बना देगा 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसके बाद स्टेप 9 के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो गया और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में हमारे पास सेकेंड जो हमारे पास आ रहा था फॉस्फेट ग्रुप अटैच ऑन कार्बन 2, ये हमारे पास बॉन्ड लूज हो जाएगा। इसके बाद अगले मॉलिक्यूल में जो ADP है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस तरह से हमारे पास बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो फर्दर कन्वर्ट होगा स्टेप 10 में इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे और इस तरह से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस एंड होती है। इसका एंड स्टेज है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब हम देख लेते हैं इसमें नेट गेन ऑफ ATP। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स बने हैं NADH के, दो मॉलिक्यूल्स बने हैं ATP के और फर्दर दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के, यानी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। इसको हम फर्दर देखते हैं ATP कैलकुलेशन में। ATP कैलकुलेशन, इसमें हम डिस्कस करते हैं ATP को, दैट इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल बना होता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड और राइबोज शुगर के साथ जब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच हों। अगर हमारे पास इसमें से दो मॉलिक्यूल हैं तो हम इसे कहेंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और ADP। इसके साथ जब एक फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है तो ये बना देता है ATP। T इज फॉर ट्राई, ट्राई का मतलब है 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब हम रिकॉल कर लेते हैं ATP कैलकुलेशन को। इसमें हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ATP बने हैं 2 और NADH के मॉलिक्यूल्स भी बने हैं 2। इसको हम आसान अल्फाज में देख लेते हैं कि एक NADH इक्वल होता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स के। अगर हमारे पास दो NADH इक्वल हों 6 ATP के, यानी 3 2 6, उसके बाद यूज़ हो चुके हैं 2 ATP, यानी कि प्रिपरेटरी फेज के अंदर 2 ATP यूज़ हुए हैं जो कि थी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं 4 ATP, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हुए 4 - 2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 ATPs जिन्हें यहाँ मेंशन किया गया है। और हमारे पास ये दो NADH कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 6 ATP। अगर हम टोटल ATP कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8 ATP। अगर हमारे पास टोटल ATP कैलकुलेशन पूछा जाए ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज 8 ATP। और अगर हमारे पास नेट गेन पूछा जाए दैट इज 2।
2 हमारे पास आता है 4 माइनस 2। यहाँ पर इसका नेट गेन है 2 ATPs के 2 ATP मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट हुए हैं और टोटल है हमारे पास 8 ATP। बाकी के हम कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू जो है साइकिल देखेंगे, जो साइकिल पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम इसे रिकॉल करते जाएंगे। Thank you for watching the video. For more, please visit BioAxis. If you have any query, please ask in the comment section.